गांव में एक जगह थी जहां जाना सख्त मना था, लेकिन एक दिन मैं गलती से वहां पहुंच गया। मैंने देखा एक आदमी उल्टा चल रहा था और हर कुछ कदम पर जमीन पर 3 बार माथा टेक रहा था। वो गुफा में बंद बाबा मोहन को खुश कर रहा था। अचानक उसने मुझे देखा और बोला, भाग जा, आज रात तेरे गांव पर बड़ा संकट आने वाला है, कई लोग मरेंगे। मैं डर गया, लेकिन बोला, हम भाग नहीं सकते, चारों तरफ पहाड़ है। वो बोला, तो कफन तैयार कर लो। मैंने पूछा, बचने का कोई तरीका? वो बोला, अभी बाबा मोहन ने बताया है। तभी दादाजी आए और मुझे खींचकर वहां से ले गए। उन्होंने गुस्से में कहा, वो बाबा मोहन पापी है, पिछले साल कई लोगों को मार चुका है, इसलिए उसे गुफा में बंद किया गया है। तभी गुफा के अंदर से डरावनी चीख सुनाई दी। हमने देखा बाबा मोहन खुद डर के मारे कांप रहा था। हम तुरंत घर लौट आए। दादी ने कहा, 2 दिन से गांव में अजीब हो रहा है, तालाब सूख गया, रात में आवाजें आती हैं, कुत्ता भी डर गया है। मैंने धीरे से कहा। बाबा मोहन बोला, उससे भी खतरनाक चीज गांव के बाहर है, आज रात 2 बजे वो गांव में आएगी और इंसानों को खाएगी। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन बचने का एक तरीका है। दादी ने पूछा, क्या? मैंने कहा, अगर जिंदा रहना है तो आज रात उल्टा चलना होगा और पैरों में प्याज बांधनी होगी। अगर जिंदा रहना है तो उल्टा चलना होगा और पैरों में प्याज बांधनी होगी। उस चीज को इंसानों के पैरों की गंध और प्याज की बदबू बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही वो ये गंध सूंघेगी वो हमला नहीं करेगी। दादी ने हैरानी से कहा, ये कैसा अजीब तरीका है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना। फिर दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, आपकी गांव में बहुत इज्जत है, सब लोग आपकी बात मानते हैं, हमारा पूरा गांव एक परिवार जैसा है, हम अपने लोगों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, जल्दी से ये बात सबको बता दीजिए। दादाजी थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन अगर ये बाबा मोहन की चाल हुई तो वो बहुत चालाक है, कहीं ये पूरे गांव को फंसाने का जाल तो नहीं? दादी बोली, गांव वाले तो वैसे भी उससे नफरत करते हैं, कोई उसकी बात आसानी से नहीं मानेगा। दादाजी ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं लगता वो मुझे धोखा देगा, वो खुद गुफा में बंद है, हम जब चाहे उसे खत्म कर सकते हैं और हमने उससे सौदा भी किया है, अगर गांव इस मुसीबत से बच गया तो हम उसे खाना देंगे। तभी दादी बोली, आज सुबह मैं खेत गई थी, वहां कुछ भागे हुए लोग मिले, उन्होंने बताया उनके गांव में अचानक रात तबाही मच गई, एक ही रात में कई घरों के लोग मारे गए, इसलिए वो डर के मारे भाग आए। मैं घबराकर बोला, कहीं ये सब उसी चीज का काम तो नहीं? मैंने दादाजी से कहा, जल्दी फैसला लीजिए, रात होने वाली है, अगर बाबा मोहन ने हमें बेवकूफ बनाया तो सुबह होते ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। दादाजी ने आखिर फैसला लिया, ठीक है, इस बार उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये तरीका बाबा मोहन ने बताया है, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। इसके बाद हम सब घर से बाहर निकले और पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया। दादाजी ने सबको समझाया, जो मैं कह रहा हूँ वही करना, हम पहाड़ों के बीच रहते हैं और आज रात हमें बहुत सावधान रहना होगा। पीछे के जंगल में तो तरह तरह की अजीब और खतरनाक चीजें रहती हैं, किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दादाजी का चेहरा गंभीर था, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। तभी दादाजी के बड़े भाई आगे आए और बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में बिताई है, मैंने कई अजीब चीजें देखी हैं, पहाड़ों की परछाइयां, जंगल के रहस्यमयी जानवर और कई ऐसी चीजें जिनका कोई नाम भी नहीं। अगर आज तक जिंदा हूं तो सिर्फ सावधानी की वजह से। उनकी बात सुनकर गांव वालों का शक थोड़ा कम हुआ और सबने एक बार दादाजी पर भरोसा करने का फैसला लिया। डरे हुए लोग तुरंत अपने अपने घर भागे और अपने परिवार के साथ तैयारी करने लगे। कुछ लोग गुस्से में बोले, अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे रात गहरी हो गई और देखते ही पूरा गांव, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उल्टा खड़े थे। हर किसी के पैरों में प्यास बंधी हुई थी और कोई भी अपने पैर नीचे रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बूढ़े लोग थक चुके थे, कुछ तो दीवार के सहारे किसी तरह टिके हुए थे। हमारा परिवार भी डरा हुआ था, सबकी नजर खिड़की के बाहर टिकी थी। तभी अचानक एक काला साया धीरे धीरे हमारे आंगन के बाहर आकर रुका। मैंने खिड़की की दरार से झांक कर देखा और जो देखा वो मेरी रूह कंपा गया। वो कोई इंसान नहीं था, उसका शरीर लंबा और डरावना था, वो सीधे खड़ा होकर दीवार से भी ऊंचा लग रहा था। हमें बाद में पता चला उसे कोहरे वाला आदमी कहते हैं, कुछ लोग उसे जिंदा खाने वाला भी कहते हैं। वो धीरे धीरे चारों तरफ नजर घुमा रहा था। तभी बगल वाले घर के लाला जी खुद को रोक नहीं पाए, वो शौच के लिए बाहर निकल गए। वो भी उल्टा चल रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर खड़े उस डरावने साए का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ फेंककर इशारा करना चाहता था, लेकिन तभी दादाजी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अरे बेवकूफ, कोई भी हरकत। लाला जी जैसे ही शौच के लिए पहुंचे, उनके उल्टे लटके पैर ठीक उस डरावनी चीज के सिर के ऊपर थे। पैरों से आती प्याज की बदबू सीधे उसके पास पहुंच गई। वो अचानक रुक गया और गुस्से में बोला, धत तेरे की, मुझे ये बदबू बिल्कुल पसंद नहीं, पिछले गांव में तो ऐसी कोई गंध नहीं थी, लगता है मैं देर से आया, चलो कोई बात नहीं, कल रात थोड़ा पहले आऊंगा। इतना कहकर वो काला साया धीरे धीरे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। लाला जी ने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसकी डरावनी आवाज सुनकर ही कांप उठे। जैसे ही वो चीज दूर गई, हम तुरंत उनके घर की तरफ दौड़े। लाला जी वहीं खड़े थे, पूरे शरीर पर ठंडा पसीना छाया हुआ था, वो बुरी तरह डर चुके थे। घबराकर बोले, बर्बाद हो गए हम। वो कह रहा था वो कल रात फिर आएगा। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। पूरा गांव डर के साए में आ गया। मैंने दादाजी की तरफ देखा, सबकी नजर अब हम पर थी। अब क्या करें? तभी गांव वाले बोले, आप लोगों के पास जरूर कोई उपाय होगा, पूरे गांव की जान अब आप पर टिकी है। दादाजी ने मेरी तरफ इशारा किया, मैं तुरंत समझ गया। मैंने घर से खाना उठाया और फिर से उस गुफा की तरफ भागा। गुफा के छोटे से छेद में मैंने खाना अंदर सरका दिया। मैं अंदर झांकना चाहता था, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे बताए तरीके से हमारा गांव बच गया, लेकिन वो कोहरे वाला आदमी कह रहा है कि वो आज रात फिर आएगा। मैं तुम्हें खाना देता रहूंगा, बस एक बार और हमारी मदद कर दो। अंदर से धीमी आवाज आई, हम ये तो उसकी फितरत है, वो जिसको अपना शिकार बना ले उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। मैंने घबराकर पूछा, क्या कल वाला तरीका फिर काम करेगा? अंदर से हंसी की हल्की आवाज आई, नहीं, अब वो चाल काम नहीं करेगी, वो दोबारा उस जाल में नहीं फंसेगा। अगर जिंदा रहना है तो इस बार नया तरीका अपनाना पड़ेगा। मैंने जल्दी से कहा, बताओ क्या करना हो। अंदर से आवाज आई, मैं यहाँ इतने समय से बंद हूँ, बहुत दिनों से मांस नहीं खाया। मैं घबराकर बोला, अगर तुम हमें बचाने का तरीका बता दो तो मैं अपने घर की इकलौती बकरी तुम्हें दे दूंगा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, ध्यान से सुन। वो उल्लू आदमी जब किसी नए गांव में आता है तो सबसे पहले ये सूंघता है कि इंसान जिंदा है या मांस सड़ा हुआ। तुम लोग क्या करना, बिस्तर के पास सूखा मांस टांग देना और खुद बिल्कुल चुपचाप लेट जाना। सोने का नाटक करना, आवाज बिल्कुल मत निकालना। वो समझेगा कि घर में सड़ा मांस है और शायद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। ये सुनते ही मैं तुरंत गांव की तरफ भागा। गांव में दादाजी पहले से ही सबको इकट्ठा करके बता रहे थे कि वो डरावनी चीज आज रात फिर आएगी। मैंने बचपन में बुजुर्गों से उस उल्लू आदमी की कहानी सुनी थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो सच में होता है। लोगों में डर फैल गया। कहते हैं अगर उसे लंबे समय तक इंसान नहीं मिलता तो उसके दांत और बड़े हो जाते हैं और वो गांव में इसलिए आता है ताकि अपने दांतों को शिकार करके तेज कर सके। मैंने तो ये भी सुना है कि जब वो बहुत भूखा होता है तो कुछ भी खा जाता है। मैं तो उसका शिकार नहीं बनना चाहता। मैंने सबको नया तरीका बताया, लेकिन इस बार गांव वाले भड़क गए। अरे ओ लड़के, ये कैसी बेकार बात बता रहा है, तुझे ये सब किसने सिखाया? इतनी छोटी उम्र में हमें बेवकूफ बना रहा है। तभी दादाजी ने मुझे आंखों से इशारा किया कि मैं सच ना बताऊं, क्योंकि गांव वाले उस आदमी से पहले से ही नफरत करते थे। अगर उन्हें पता चलता कि तरीका उसी ने बताया है तो कोई विश्वास नहीं करता। तब दादाजी जोर से बोले, मेरे पोते ने जो कहा है वही सच है, जिसे अपनी जान प्यारी है वो चुपचाप वैसा ही करे। दादाजी का चेहरा गंभीर था, कोई भी उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब लोग जल्दी जल्दी अपने घर गए
और सूखा मांस तैयार करने लगे। हम भी तुरंत घर लौटे। घर पहुंचते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और पूरा दादी धीरे से बोली, क्या सच में एक सूखा मांस का टुकड़ा उस चीज को रोक पाएगा? मेरे मन में भी डर था, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया। दादाजी ने भारी आवाज में कहा, अब कोई और रास्ता नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अगर उसने हमें धोखा दिया और गांव वालों को कुछ हो गया तो? मैं बोला, वो ऐसा नहीं करेगा, वो खुद गुफा में बंद है, उसे खाना भी हम ही देते हैं। दादाजी ने सबको चुप कराया, बस अब सब ध्यान रखो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुरंत भागना है। लेकिन सच ये था, मुझे खुद भी यकीन नहीं था, बस यही उम्मीद थी कि इस बार भी वो चाल काम कर जाए। धीरे धीरे समय बीता गया और देखते ही देखते आधी रात करीब आ गई। पूरा गांव अपने अपने घरों में बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हमारा पूरा परिवार उस सूखे मांस के टुकड़े को घूर रहा था, जैसे सारी उम्मीद उसी पर टिकी हो। मेरी आंखें भारी होने लगी, नींद आने लगी। तभी खिड़की के बाहर एक लंबा काला साया धीरे धीरे उभरने लगा। वो फिर आ गया था, कोहरे वाला आदमी। हम सबकी आंखें डर से फैल गई, लेकिन किसी ने आवाज नहीं की। हमें नहीं पता था अगले पल क्या होने वाला है। वो धीरे धीरे दरवाजे तक आया और एक जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। मैंने डरते हुए देखा, उसकी आंखें हरी रोशनी की तरह चमक रही थी। उसके साथ एक सड़ी हुई बदबू पूरे कमरे में फैल गई। हे भगवान, ये कैसी बदबू है? मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। वो घर के अंदर घूमने लगा, चारों तरफ सूंघते हुए बोला, हम यहाँ अभी भी मौत की गंध आ रही है, ये सड़ा मांस मैं नहीं खाऊंगा। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जाने लगी। मैंने सोचा वो चला गया। जैसे ही मैं थोड़ा चैन की सांस लेने वाला था, अचानक दादाजी ने मेरा मुंह कसकर पकड़ लिया। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। चांदनी की हल्की रोशनी में दरवाजे के ऊपर से उसका आधा चेहरा उल्टा लटक रहा था। वो अभी भी वहीं था और चुपचाप हम सबको देख रहा था। दादी के पैर डर के मारे कांपने लगे और तब भी वो खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आवाज निकल, वो कोहरे वाला आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। बच गए। दादाजी ने राहत की सांस ली। आज तो बाल बचे। सुबह होने लगी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे। हर किसी के चेहरे पर बच जाने की खुशी साफ दिख रही थी। एक आदमी बोला, तुम लोग भी रात भर नहीं सोए ना? वो सच में आया था, मेरे आंगन में काफी देर तक घूमता रहा। अच्छा हुआ मैंने आवाज नहीं की, वरना आज मैं जिंदा नहीं होता। दूसरा बोला, लगता है अब गांव सुरक्षित है, वो 2 बार कोशिश कर चुका, अब शायद चला गया होगा। सबने राहत की सांस ली। चलो अब फिर से आराम से जी पाएंगे। 2 दिन से रुका हुआ काम फिर शुरू होने वाला था। सबको लगा खतरा टल गया है। मैंने भी अपना वादा निभाया। बकरी का मांस तैयार किया और टुकड़ों में काटकर गुफा में डाल दिया। मैंने कहा, लो ये तुम्हारा हक है, तुमने हमारी कई बार मदद की, शायद अब अपने पुराने पाप भी धो रहे हो। मैं जैसे ही मुड़कर जाने लगा, अंदर से आवाज आई, रुको, तुम लोग सच में सोचते हो कि वो चला गया है? मैं रुक गया। और क्या? 2 बार शिकार नहीं मिला, अब शायद वो नहीं आएगा। अंदर से ठंडी हंसी आई, तुम लोग उसे बहुत हल्के में ले रहे हो, वो बहुत धैर्यवान है, एक बार किसी को निशाना बना ले तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। मैं घबरा कर बोला, तो क्या वो आज रात फिर आएगा? अंदर से जवाब आया, बहुत संभावना है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो अब क्या करें? गुफा के अंदर कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। मैं घबराकर फिर बोला, जल्दी बताओ, कोई रास्ता जरूर होगा। अगर पूरे गांव को बचाना है तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें खाने के लिए देता रहूंगा। कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई, एक तरीका है, लेकिन डर है कि तुम लोग उसे मान नहीं पाओगे। मैंने बिना सोचे कहा, हम अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तब अंदर से धीरे धीरे आवाज आई, तो ध्यान से सुनो, पिछली 2 रातों में वो खाली हाथ लौटा है। इस बार वो बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। अगर जिंदा रहना है तो आज। वो चीज काले रंग के खाने से नफरत करती है और जिस इंसान के पूरे शरीर पर चूल्हे की राख लगी हो उसे कभी नहीं खाती। मैंने घबराकर पूछा, कोई और तरीका नहीं है? ये राख काली होती है और आसानी से निकलती भी नहीं। गांव की लड़कियां तो ये कभी नहीं मानेंगी। अंदर से ठंडी आवाज आई, मैंने तरीका बता दिया, अब करना या न करना तुम्हारे हाथ में है। मैं तुरंत वहां से भागा दादाजी को बताने के लिए। जैसे ही एक मोड़ पर पहुंचा, पेड़ के नीचे कुछ गांव वाले आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। एक बोला, तुम्हें नहीं लगता मोयन का परिवार हमें जानबूझकर परेशान कर रहा है?